बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्रीवियस क्लास में वो प्रोसेस हमने पढ़ी थी डिटेल के साथ। आज हम पहला टॉपिक हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग फैक्टर की पहचान या इस चीज़ को क्लियर करना है। तो बेटा लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एब्सेंस और डेफिशिएंसी of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor for that reactions। हर एक एनवायरमेंटल फैक्टर की एब्सेंस या उसकी डेफिशिएंसी यानी कमी जिसकी वजह से एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का ग्रोथ डिक्रीज होता है, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है उसी रिएक्शन के लिए। तो अगर रिएक्शन आपके लिए रिस्पिरेशन है तो हम कहला सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर ऑफ रिस्पिरेशन। अगर फोटोसिंथेसिस है हम कहलाते हैं लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के कुछ लिमिटिंग फैक्टर हैं, मतलब वो चीज़ें जिसकी डिक्रीजमेंट या जिसका कंप्लीट एब्सेंस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रेट को डिक्रीज करता है या स्टॉप करता है, वो फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर हैं। उनमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट का शिद्दत। जिस तरह हमें मालूम है कि लाइट हमारे पास रेडिएंट एनर्जी है और क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं और ये एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टोर हो जाती है। तो बेटा इंटेंसिटी या क्वालिटी ऑफ लाइट जो है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में सनसेट में और सनराइजिंग के टाइम में लाइट इंटेंसिटी लो होती है, मिड डे में लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो बेटा जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्लोरोफिल को डैमेज करता है, और अगर लाइट इंटेंसिटी इंतहाई कम है तो फिर इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके और ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। तो बहुत कम इंटेंसिटी पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगा और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इवन स्टॉप होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डैमेज हो जाते हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेस होते हैं, यानी यूवी रेस से, जो हम इंतहाई इंटेंस लाइट कहला सकते हैं। दूसरा हमारे पास इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। जैसा हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है ये भी प्रोसेस को अफेक्ट करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइज होता है तो डार्क रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। वेरियस फैक्टर इफेक्ट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मुख्तलिफ चीज़ें स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को अफेक्ट करते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं CO2 कंसंट्रेशन फॉल हो जाता है मेसोफिल सेल में, और इसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में CO2 का कंसंट्रेशन एयर में 0.03% है, और ये कॉन्स्टेंटली प्लांट जो होते हैं एयर से रिमूव करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 almost remain constant in the air because it is produced in respiration by all living organisms। फिर दोबारा रिस्पिरेशन के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये 0.03 एक कांस्टेंट रेशो के साथ एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास भी प्रोसेस को इफेक्ट करता है। जनरली जो टेम्परेचर
20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सी के दरमियान होता है। ये इंतहाई सूटेबल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर हमारे पास 30 से एक्सीड हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन होगा। सिमिलरली फ्रीजिंग पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप होगा। पर याद रखिए, जो प्लांट एडॉप्टेड हैं कोल्ड रीजन में, उनमें एडाप्टेशन हुए हैं लो टेम्परेचर के लिए, तो वो फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, जनरली ये प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा प्रोसेस आज स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन जिस तरह हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस था, इसके बरक्स रिस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो रिस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो लिविंग सेल के अंदर होता है। कौन से सेल्स में होता है? बॉडी के तमाम सेल्स में होता है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस में यूज़ होता है और रिस्पिरेशन का अमल एनर्जी के लिए होता है, एनर्जी रिलीजिंग के लिए। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए और वो तमाम एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का वो किस्म जिसके लिए फ्री ऑक्सीजन यानी O2 की ज़रूरत होगी। एनेरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसका नाम फर्मेंटेशन भी है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है ये प्रोसेस। तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले एनेरोबिक डिस्कस करते हैं। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी फूड या ग्लूकोज का होता है। तो डेफिनेटली जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास एनर्जी कम रिलीज होगी। ये प्रोसेस फिर टू टाइप हैं, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। एक और चीज़ आप याद रखिए, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या जनरली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। किस चीज़ में होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस तरह हमें मालूम है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, then a question arising here, how they are performing life activity without energy। उसमें तो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो वो एनेरोबिकली एनर्जी पैदा करते हैं अपने साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये एनेरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सबसे पहले आते हैं एनेरोबिक रिस्पिरेशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है और इसके अलावा आप याद रखिए कि यह ह्यूमन मसल्स में भी होता है। पर एक कंडीशन है, ये ह्यूमन मसल में तब होगा जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो और एरोबिकली हमारा वो एनर्जी का नीड पूरा ना हो सकता, तो फिर हम यहाँ पर हमारी मसल्स में एनेरोबिकली एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप इसका होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जिस तरह हमें मालूम है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन मौजूद हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस या जो पहला स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, इसमें ये जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरोविक एसिड में।
फायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है 2 फायरोविक एसिड में। इसी के साथ साथ यहां पर हमारे पास जो कोएंजाइम्स यानी निकोटिनामाइड एल्डेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एल्डेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये रिड्यूस किया जाता है, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। तो इज अ रिजल्ट पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस से 2 फायरोविक एसिड बनते हैं और NAD से NADH बन जाता है। अब एक स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में ये जो फायरोविक एसिड बने हैं ये रिड्यूस्ड होते हैं NADH पर, यानी इससे जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है, फायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और दोबारा ये खुद NAD रह जाता है। और इसी प्रोसेस में 2 ATP मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाते हैं, बन जाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये 2 ATP भी जो है वो सफिशेंट एनर्जी होती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं योगर्ट जो होते हैं ये एक डेयरी प्रोडक्ट है और ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क की वजह से होता है। तो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड बन जाते हैं और मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं वो उसी पर एक्ट करते हैं। तो इट्स टेक्सचर एंड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, उसका टेस्ट उस तरह बन जाता है। किसकी वजह से? ये जो लैक्टिक एसिड एक्शन करते हैं प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन होती है इसी के ऊपर। ये हमारा जो खुलासतन फॉर्म है, समराइज्ड फॉर्म है हमारे प्रीवियस स्लाइड का जो हमने रीड किया, तो फिर आप ये याद कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। इस प्रोसेस में भी जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस का है, सेम एज इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 फायरोविक एसिड में और NAD के साथ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है, तो ये NADH बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो फायरोविक एसिड हैं NADH की वजह से ये इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP हासिल की जाती है और ये साइकिल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह का फर्मेंटेशन हमने यहाँ पर पढ़ा जो एनारोबिक हैं। होम असाइनमेंट बेटा आप लोगों के लिए क्या है? तो होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि राइट एंड मेमोराइज लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस जो 4 हमने स्टार्ट में पढ़े वो आपको याद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इंशाल्लाह बेटा ये आज के लिए काफ़ी होगा और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन को इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास में।